अब सब बच्चे एक बात सुने भाई, जितना मैंने अभी तक बताया ना, वो अगर किसी को नहीं भी समझ में आया तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो समझना है हमें, उसी को हम थोड़ा सा पहले बेस थ्योरम पे पहुंच जाए तो उसको समझेंगे वहां से। कई लोगों को कंफ्यूजन होने लगा होगा जितना मैंने बोला होगा, या कई लोगों को समझ में आने लगा होगा कि हाँ अब हम एक अलग कंडीशनल, मतलब एक से ज्यादा कंडीशंस फॉलो हुई हो, एक से। अच्छा एक बात सुनो, एग्जाम में कैसे पता लगेगा ये क्वेश्चन बेस्ड थ्योरम का है? सिंपल सी बात ये है कि तुम्हारे अब एग्जाम में 4 ही तो कंसेप्ट रहे, 2 एक्सरसाइज तुमने निपटा ली, वर्ड प्रॉब्लम को तो एक ही कंसेप्ट रहा आपका, बेस्ड थ्योरम। तो एग्जाम में जब तुम क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, एक बड़ा सा क्वेश्चन देखो तो समझ जाना कौन सी थ्योरम लगानी, बेस्ड थ्योरम। क्योंकि बर्नौली ट्रेल्स और वो वाले जितने भी कंसेप्ट थे वो तुम्हारे वैसे हट गए, ठीक। दूसरी बात ये, जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको अपने आप दिखाई देने लगेगा कि एक से ज्यादा कंडीशन है, एक से ज्यादा कंडीशन है, तो वहां पे एक से ज्यादा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो वहां पे क्या लगेगी हमारी बेस थ्योरम। अब बहुत बेस थ्योरम हो गया, अभी बाद में पढ़ेंगे, बाद में आएगा बेस थ्योरम क्या है। ये बेस थ्योरम इस वजह से है बस, क्योंकि क्यों पढ़ा इसका बेस थ्योरम नाम, क्योंकि ऐसी समस्या दूर करने के लिए जो सबसे पहली बार एक्सपेरिमेंट किया वो किसने किया, जॉन बेस ने, तो इसलिए थ्योरम का नाम पड़ गया बेस थ्योरम। है कुछ ही नहीं बेस थ्योरम। अच्छा अभी भी मैंने क्या लिखा था, P E1/A लिखा था, है ना। बताना इसका क्या फॉर्मूला बनेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, E1 इंटरसेक्शन A अपॉन बस खत्म A। भाई, यही तो बनेगा। यही तो बनेगा, जितना भी अब तक पढ़ा, Yes sir। जितना भी अभी तक पढ़ा उसको पूरे को मिक्स करके बन जाएगी थ्योरम। अब ये PA क्या है, ये PA निकलेगा यहां से, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब मुझे एक बात को जवाब दो, इसको क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव लॉ अगर मैं लगाऊं, बताओ बच्चों क्या लिख सकते हैं अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव लॉ लगाऊं? भाई मल्टीप्लिकेटिव लॉ भूल गए हो क्या? नहीं याद है, PA P E तब इंटरसेक्शन PA। बोलना, क्या बोल रहे हो? PE वन PE डॉट PA डॉट P बोलो, A अपॉन E, A अपॉन E1। यही तो बनेगा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगा, ये मल्टीप्लिकेटिव लॉ लगा। अब मैं इसमें लगा दूंगा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, बेस थ्योरम का। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, बेस थ्योरम का बन जाएगा ना, बन जाएगा। तो जितना भी तक पढ़ा वो सब इस्तेमाल होना नहीं हो रहा, मैंने आपको कहा था चेन वाइज जुड़ा हुआ सब कुछ, बस अब मुझे पीए को खोलना है। किसको खोलना है मुझे, पीए को। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वो है भी बहुत आसान। जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया था ना, अगर मैं तुम्हें ना भी बोलता ना बेस थ्योरम फेवरेबल टोटल करके कराता, तब भी तुम लोगों को पल्ले पड़ जाता, लेकिन वो तो सिर्फ 2 इवेंट है तब पल्ले पड़ा। अगर 2 से ज्यादा इवेंट होते, 3 होते या 4 होते, मिसलेनियस में 4 इवेंट वाला भी क्वेश्चन है, तो वहां तुम लोग कंफ्यूज हो जाते। तो मैं आप एक जनरल फॉर्मूला बनाने वाला हूं। क्या बनाने वाला हूं मैं अब आते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी तभी समझ में आएगी जब आप पहले किसे समझोगे, पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। अब एक बात समझो मेरे बच्चों, अच्छे से समझ लेना इसे। 4 इवेंट वाले क्वेश्चन भी है मिसलेनियस में, जैसे ये देखो आपका क्वेश्चन पेज नंबर 579 पे मिसलेनियस का 33वां क्वेश्चन देखो कितना खतरनाक है। 4 इवेंट, 4 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर, देख रहे हो। कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा इसमें, आपको सिर्फ सोचने में टाइम लगेगा। 23वां तो क्वेश्चन है ही नहीं इसमें, है बेटा, 23वां तो क्वेश्चन है ही नहीं इसमें। बेटा एग्जांपल की बात कर रहा मैं 579 पे।
78 पे है। आई सॉल्यूशन देखना उसका 79 पे है। एग्जांपल 33 देख रहे हो कितनी कंडीशन प्रोबेबिलिटी है, 4 कंडीशन प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर। तो मैं अगर चाहता तो जो मैंने अभी आपको एक केस बोला था उस केस को बिना बेस थ्योरम बताए भी कर सकता था सोल्व, लेकिन अभी तो हमें क्या करना, फॉर्मूला जनरेट करना, जिससे कि हम एक बार फॉर्मूला समझ ले अच्छा से, एक बार बेस थ्योरम अपने दिमाग में सेव कर ले, फिर वो बेस थ्योरम को अप्लाई करना सीखना है। क्या करना सीखना है हमें, बेस थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है। बिल्कुल देखो लास्ट कांसेप्ट है, खतरनाक कांसेप्ट है, बस इसके बाद एक छोटा सा कांसेप्ट आ जाएगा रैंडम वेरिएबल का, इसका रैंडम, और फिर उसके बाद 12th का कोर्स खत्म। हाँ है ना सर ये तो कट नहीं गए रैंडम वाले। रैंडम का मीन वाला कटा है, मीन और वेरिएंस रैंडम का। आधी एक्सरसाइज है ये वाली, कोई नहीं कटी वो उसने एक आध है यूट्यूब वाले उन्होंने कोई एक्सरसाइज काट रखी, कोई ना कटी। और ये बर्नौली और ट्रेल्स ये तो कट गया ना पूरा। ये कट गया। चलो इधर देखो, इसे समझ लो, ये बहुत जानदार है, ठीक है ना। और ऐसा है कभी कभी ऐसा भी हो जाता है भाई, पेपर तो वैसा बनना है यूनिट वाइज, तो मुश्किल है, लेकिन जब समय खराब हो तो ये भी हो जाए, पता लगे 5 नंबर में इसका क्वेश्चन दे दिया, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस का हटा दिया। चलो तो देखो मुश्किल है वैसे, ऐसा होने खाली 3 में ही आएगा, लेकिन पता कुछ नहीं तो समय। अब हम आते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को, अगर समझना है तो पहले इसे समझना पड़ेगा, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। अब आ जाओ, बहुत छोटा सा कांसेप्ट है। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, बांटना। मैं एक सैंपल स्पेस बना लेता हूं, ये एक सैंपल स्पेस है, ये क्या है, सैंपल स्पेस ऐसे है। वेन डायग्राम से समझो जल्दी, इजी से जाएगा, आएगा भी अच्छे से समझ में। ये हो गया E1, ये हो गया E2, ये हो गया बस इतना ही मान लो, E1 E2 E3 और E4 ऊपर लिखो। कितना पार्टीशन कर दिया मैंने सैंपल स्पेस के, 4 पार्टीशन। अब मुझे एक बात बताओ, 4 पार्टीशन तो मैंने कर दिए, जब आप किसी सैंपल स्पेस के पार्टीशन करो तो एक चीज ध्यान रखना, कुछ भी कॉमन ना हो। क्या E1 E2 में कुछ कॉमन है? नहीं। E2 E3 में कुछ कॉमन है? नहीं। ये वाला E2 का है बस हिस्सा। तो ध्यान से समझो, पार्टीशन की 3 कंडीशन है। पार्टीशन होने के लिए कितनी कंडीशन होनी चाहिए? 3। पहली तो ये होनी चाहिए कि जिन इवेंट्स में आपने तोड़ा है उन इवेंट्स में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, पेयर वाइज कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये दे ऑल आर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पहली कंडीशन, सबके सब कैसे होने चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कहने का मतलब ये है, अगर आपने देखो ये जो है ये किसके सेट को शो कर रहे हैं? सैंपल स्पेस के सेट को शो कर रहे हैं जी सर। E1 E2 E3 हाँ है ना। अभी मैंने 4 तक बनाया, कितने भी बना सकते हो n तक। तो इवेंट्स का वो सेट जिनमें कोई भी किन्हीं भी इवेंट्स में कुछ भी कॉमन ना हो। कहने का मतलब है, प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में बोलेंगे, पेयर वाइज ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब कि E1 इंटरसेक्शन E2 कितना होगा? 5। या E3 इंटरसेक्शन E2 या E3 इंटरसेक्शन E1 या E3 इंटरसेक्शन E4, कुछ भी अगर आप ले लो तो वो हमेशा क्या आता है? En इंटरसेक्शन Any, कुछ भी हो सकता है इनकी तरह, ठीक है ना। अगर E3 इंटरसेक्शन E1 के साथ होगा तो भी 5, हाँ तब भी 5। तो यहाँ पे लिख लो I J, क्या ले लो? I J, I किसके इक्वल ना हो? J के। मतलब क्या अलग अलग होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? अलग अलग। मैंने n के लिए ले लिया ना, सबके सब कैसे होने चाहिए? 5।
भैया अगर E3 और E2 का होगा इंटरसेक्शन तो वो भी 5 होगा, सबके सब कॉमन क्या है? फिर E1 कॉमन नहीं होगा दोनों में। कहाँ कॉमन है? E2 E3 में नहीं E3 में जैसे E1 तक है। ये है E3 बस, ये बाउंड्री है E3 की, ये बाउंड्री है E3 की। आगे सुनो, ऐसे तोड़ना ऐसे तोड़ लो, एनसीईआरटी जैसे तोड़ रखा वैसे तोड़ लो, मैंने ऐसे तोड़ दिया। तो ये पहली कंडीशन मतलब पार्टीशन होने की पहली कंडीशन क्या है कि जिनमें जितने भी आप पार्टीशन कर रहे हो वो सबके सब कैसे होने चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, पेयर वाइज। समझ में आ गया? कोई डाउट? कैसे होने चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दूसरी बात याद रखो ये चीजें। दूसरी बात, अगर मैं सभी को यूनियन ले लूं, सभी का E1 यूनियन E2 यूनियन सबका जितनी भी है, तो क्या बनेगा? और कोई बच्चा बताएगा अगर वो सभी इवेंट्स जिनका यूनियन सैंपल स्पेस बनाता है, क्या बोलते हैं उन इवेंट्स को? क्या बोलते हैं उन इवेंट्स को? खत्म हो, सब 11th में कुछ नहीं बढ़ गया। म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव, एक्सहॉस्टिव 11th में थर्ड एक्सरसाइज में सारी चीजें थी। तो मतलब वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव भी होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होने चाहिए, और दूसरी बात होना तो इसी के अंदर चाहिए ना। तो कहने का मतलब ये है किसी भी इवेंट की EI का मतलब आई के लिए कुछ भी नंबर, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से ज्यादा होनी चाहिए। या तो नॉट इक्वल टू 0 बोल दो या बोल दो 0 से ज्यादा, क्योंकि 0 से तो कम हो नहीं सकती, 0 से तो हम वैसे भी नहीं हो सकती, 0 और 1 के बीच में रहती है, लेकिन 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशन होती है किसकी? पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। किसी भी सैंपल स्पेस के अगर पार्टीशन कर रहे हो तो याद रखना कि उनमें कोई पेयर वाइज कुछ भी कॉमन ना हो, सब मिला दो तो क्या बना रहे हो? सैंपल स्पेस। और कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी इवेंट की जरूर होनी चाहिए, इम्पॉसिबल इवेंट कोई सा भी ना हो इनमें। ये कंडीशन है किसकी? पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। अगर ऐसा हो रहा है, मतलब कोई कुछ इवेंट्स इन चीजों को शो कर रहे हैं, तो उन इवेंट्स को बोलते हैं हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं उन इवेंट्स को? तो आज तुम्हें हाइपोथेसिस का मीनिंग पता लग गया। ग्रेजुएशन में ना आगे जाके चॉइस मिलती है, केमिस्ट्री छोड़ दो, फिजिक्स छोड़ दो, स्टैट ऑनर्स। तो जो लोग स्टैटिक्स से करते हैं ना, वो इस पूरी बुक में इस वर्ड को पढ़ेंगे, पूरी बुक में हाइपोथेसिस को, पूरी बुक में पैरामीट्रिक हाइपोथेसिस, नॉन पैरामीट्रिक, बहुत डिटेल में आगे जाके पढ़ोगे इन चीजों को। तो आज तुमने पहली बार जान लिया होगा ये वर्ड। तो हाइपोथेसिस आसान भाषा में बोल रहा हूं, हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है संभावित परिकल्पनाएं। अगर आसान भाषा में देख लूं मैं, तो हाइपोथेसिस का मतलब हुआ संभावित परिकल्पना। अब वही तो मतलब हुआ कि एक सैंपल स्पेस में जितने भी संभावित टोटल इवेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं वो बना दिए मैंने, ऐसे जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। समझ में आ गया? कोई भी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी रखता हो तो आपको हाइपोथेसिस पता लग गया। इन्हें बोलता है हाइपोथेसिस। E1 E2 दिस ऑल, ये इवेंट्स जितने भी सबके सब क्या कहलाए जाते हैं? हाइपोथेसिस। आगे बच्चों यहां तक समझ में सबको? यस सर। अब ये हाइपोथेसिस तो हो गया, ठीक है। तो आपको पहली वर्ड तो हाइपोथेसिस पता लग गया। दूसरे वर्ड एक और बार आपको बता दूं, ये जो प्रोबेबिलिटी होती है इसे बोलते हैं प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। प्रायोरी प्रोबेबिलिटी स्पेलिंग है ना सही? क्या बोलते हैं सर? हाँ ऐसा कुछ होगा, PRI, क्या बोलेंगे सर प्रोनाउंसिएशन इसका सही? प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। तो इसे क्या बोलते हैं? PRI प्रायोरी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। ये निकालना पड़ेगा आपको। सबसे पहले ये काम होगा, जब मैं आपको एक वो बताऊंगा सीक्वेंस बेस थ्योरम को करने का। जब हम बेस थ्योरम करेंगे तो सबसे पहले जितने भी हाइपोथेसिस है सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। जैसे कि अभी हमने वो बॉल वाला क्वेश्चन किया, तो बॉल वाले क्वेश्चन में दो इवेंट थे, या तो बॉल इस थैले की होगी या बॉल इस थैले की होगी।
चलो उस क्वेश्चन को हम साथ साथ सोल्व करते चलते हैं। याद रखो उस क्वेश्चन के डाटा को, डाटा याद है? हाँ जी हाँ, तो सबसे पहले तो हम उसमें क्या करेंगे, दो इवेंट है, या तो बॉल इसकी होगी या इसकी होगी। तो E1 कितना हुआ 1/2 क्योंकि दो बॉल थे, और E2 भी कितना हुआ, ये हुआ प्रोबेबिलिटी किसकी, बैक्स की, यानी कि जो हाइपोथेसिस इवेंट्स बने थे उनकी प्रोबेबिलिटी। तो यही हमारा बेस थ्योरम में सबसे पहला काम रहेगा। बेस थ्योरम में सबसे पहला काम ये रहेगा कि जो आपके हाइपोथेसिस है उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। समझ में आ गया भाई? यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। अब हम आते हैं Yes, sir. टोटल प्रोबेबिलिटी पर। हम आते हैं किस पर, टोटल प्रोबेबिलिटी पर। इधर समझो मेरी बात, इसका फोटो ले लो भेज दो, ध्यान नहीं देते। फोटो ले लो भेज दो। देखो भाई, अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो उसके लिए जरूरी ये है कि पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस होना चाहिए। तभी मैंने आपको पहले ही समझाया। ये या बात याद रखना कि अगर आप थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगा रहे हो कहीं, क्या लगा रहे हो कहीं, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, तो उसके लिए जरूरी है कि वो किसकी कंडीशन को फॉलो करे, हाइपोथेसिस को फॉलो करे। वो सभी इवेंट्स किसको फॉलो करे, हाइपोथेसिस। अब समझो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, ये तो हाइपोथेसिस है। अब मैं इस सैंपल स्पेस में से कोई भी एक इवेंट सोच रहा हूं, कोई भी एक इवेंट जो किससे जुड़ा हुआ है, सैंपल, उसे E1 E2 से मतलब नहीं है, बॉल है, बॉल को थैले से मतलब था क्या, बॉल को थैले से मतलब नहीं था। ध्यान समझो, बॉल वाइट है, थैले से थोड़ा मतलब था कुछ, दोनों में थी, हाँ ठीक है, थी दोनों में, नहीं भी होती दोनों में तो वो बात थी, दोनों में कॉमन नहीं है तो हो भी सकती है, दोनों में नहीं भी। तो बॉल को थैले से तो कोई मतलब नहीं था, तो मैं बॉल वाले पे आ रहा हूं। उसे एग्जांपल दो जो मैंने बोला उसे ध्यान रखो, तो आपको धीरे धीरे बेस थ्योरम का वो भी पता लगेगा। मैं चाह रहा हूं तो आपको फॉर्मूला बता के अब तक एक दो क्वेश्चन निपटा भी चुका हूं, लेकिन रटना नहीं है हमें एक चीज को बहुत बारीकी से समझना है। हाँ, अब हम आते हैं कि अब आप देखो, ये तो है कौन से इवेंट, हाइपोथेसिस वाले। अब कोई भी एनी अदर इवेंट, कोई भी इवेंट जो किससे जुड़ा हुआ हो, जो किससे एसोसिएट होता हो, सैंपल स्पेस से। मैंने ले लिया ए, है ऐसे नहीं भी हो सकता ना, जैसे मैंने अभी बताया बॉल को थैले से थोड़ा मतलब था कुछ, हाँ या ना, समझ में आ गई मेरी बात? तो एक इवेंट ले लिया हमने ए, तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हम कौन से थ्योरम से निकालने वाले हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। मतलब जो अभी तो हमने PE1 और PE2 तो बड़ी आसानी से निकाल लिया, लेकिन जो हम PA निकालने वाले, जैसे कि व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं, वो हम किससे निकालने वाले हैं, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से। अभी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, डेरिवेटिव को या सीधा फॉर्मूला लिख दूं, पहले सीधा फॉर्मूला लिखता है फिर उसके बाद डेरिवेटिव होता है। फोटो भेज दे हैं, नहीं वो तो इसे छोड़ दो, ये भेज दे यहां तक। अब हमें क्या करना है, इधर देखो बच्चों, ठीक है, चलो उस क्वेश्चन पे आते हैं। बॉल वाइट इस बात की प्रोबेबिलिटी का आपको निकालनी है, तो इसमें आपको दो कंडीशन लगानी पड़ेगी। पहली कंडीशन लगानी पड़ेगी कि वो बैग 1 की है या वो बैग 2 की है। मान लो मैंने ए इवेंट बोल दिया, व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट ए किसको डिनोट कर रहा है, व्हाइट बॉल। अब वो बॉल अगर आपसे पूछी जाती है पीए बताओ, मतलब कि व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो दो ही कंडीशन आपके दिमाग में आई फिलहाल, क्योंकि दो इवेंट यहाँ पे केस बन रहे हैं, क्योंकि दो ही थैले ना, 3 थैले होते तो भी 3 कंडीशन बनती। तो वन बाय वन हर एक चीज को सोचो। पहले सोचो आप कि वो जो बॉल है वो व्हाइट है और बैग 1 की है, या बॉल व्हाइट है और बैग
टू की है। हाँ या ना? कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, वहां पे एंड और वाले कंसेप्ट बनाए थे, याद है या नहीं याद है? एक जगह एंड का भी बना था और का भी बना था मिक्स, तो यही तो बना एक तरीके से। बॉल वाइट है, बॉल कैसी है? वाइट, बट कौन से बैग से है? बट बैग फर्स्ट, या हाँ या ना? या बॉल वाइट है बट बैग टू से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। व्हाइट बॉल 4-3 थे। व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी पी ए नहीं, व्हाइट बॉल तो गिवन है ना, मैंने बोल दिया ना आपको। तो कंडीशन ये बनी कि बैग फर्स्ट से है और गिवन है कि बॉल कैसी है? व्हाइट, या बैग सेकंड है और गिवन है, क्या गिवन है? व्हाइट। हाँ या ना? तो बैग फर्स्ट से है तो बैग फर्स्ट होने की प्रोबेबिलिटी P1 EP1 दिखाई दे रहा है ना सबको? E1 ठीक, और साथ में हमने क्या कर दिया गिवन? व्हाइट बॉल, तो प्रोबेबिलिटी A/E1, क्योंकि हमने फिक्स कर दिया कि बैग, पहली बार में क्या फिक्स किया? बैग फर्स्ट, बॉल वाइट है, वो तो मैं पहले, वो तो पूरे क्वेश्चन के लिए था ना। P/E2 डॉट PA/E2, ये एक क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन जब हमने सिर्फ व्हाइट बॉल के लिए कंफर्म किया तो यहाँ पे हमने क्या कंफर्म कर लिया था कि बैग फर्स्ट है या बैग सेकंड है। अब सारी बात भूल दो, या बॉल उठाई तो या तो वो बैग इसकी होगी या इसकी होगी, तो पहले यहाँ पे हमने क्या फिक्स कर दिया कि बैग फर्स्ट है, यहाँ क्या फिक्स कर दिया, और अगर बाई चांस बैग 3 में होता तो क्या बनती प्रोबेबिलिटी? प्लस P/E3 डॉट PA/E3, और अगर 4 में होता तो क्या बनता? PE4 डॉट PA/E4। तो n टर्म्स के लिए क्या फॉर्मूला बन गया PA का? EI, I की जगह कुछ भी हो सकता है, और PA/EI, PEI डॉट P/EI, ये PA का फॉर्मूला है। मतलब कि जो बेस थ्योरम में क्वेश्चन में गिवन कंडीशन होगी, जो गिवन, मतलब जो अकर्ड इवेंट होगा, जो कैसा इवेंट होगा? अकर्ड इवेंट, उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, PEI डॉट PA/EI। एग्जांपल्स में देखो, आप बहुत जगह इस्तेमाल हो रखा होगा बार बार। पेज नंबर 552, पेज नंबर 552, सबसे नीचे देखो, सबसे नीचे जहां मेन फॉर्मूला है, सबसे नीचे अपॉन में देखो, क्या यही बात, यही नहीं लिखा हुआ फॉर्मूला? E1 A/E1, E2 A/E2, E3 A/E, हाँ या ना? बोलो जल्दी। पेज नंबर इससे बता, तो फिर इसने डिनोट को अलग अलग कर दिया, यहाँ पे मैंने E1 E2 कर रखा, सभी मतलब इस तरीके से ही कर रखा है। अब ये आया कैसे फॉर्मूला? ये तो मैंने एक एग्जांपल लेके बनाया, मैंने तो उल्टा कहा ना, पहले एक एग्जांपल ले लिया, फिर वहां से मैंने ए इवेंट मान लिया कि वो बॉल क्या है? व्हाइट, फिर उसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकाली व्हाइट बॉल होने की, तो मैंने पहले क्या मान लिया? या तो वो बॉल बैग 1 से ली गई होगी, या वो बॉल बैग दूसरे से ली गई होगी। हाँ या ना? तो मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्मूला समझ में आ गया है? डेरिवेटिव करके दिखाओ, बताओ भाई। आ गया आ गया है? तो अगर डन। इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो बेस थ्योरम में, तो क्या करेंगे? हम जो भी हमारी हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और ये फॉर्मूला कैसे आया? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से आया। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब ये होता है जो टोटल कंडीशंस ले ली, टोटल क्या ले ली? कंडीशन, उनसे जो प्रोबेबिलिटी निकली उसे हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। हाँ यार बच्चों बताओ जल्दी, आधा समझ में आ गया? यस सर। यस सर। बात समझो, मुझे पीए तो निकालना था। हाँ है ना? क्या मैं पीए की जगह ये वाला फॉर्मूला लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ पीए की जगह?
आया ना, तो लिख दो P E1 डॉट P A अपॉन E1 अपॉन दूसरी बात सुनो, यहां समेशन आएगा भाई, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना, और ये समेशन किसको शो करता है, ऐड को, किसको शो करता है, ऐड। ए की जगह वन रखोगे, जितने भी इवेंट है रखते चल जाओगे और ऐड करते चल जाओगे, तो समेशन P E I डॉट P A अपॉन E I, ये आपका बेस थ्योरम का फॉर्मूला आ गया लास्ट में। एक बार ही बता दो सम वाली बात। बेटा को कैसे लिखा ना, 1 + 2 + 3 + तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन n, जहां n रिप्रेजेंट करता नेचुरल नंबर का, तो ये जो प्लस में वैल्यूज होते हैं उनको समेशन के लिए शो करते हैं। छूट गया था मैं यहाँ पे, तो ये जो फॉर्मूला आया ये मेन फॉर्मूला था है, और भी ऐसे इसके बेस बस यही था, एक यही फॉर्मूला था, बस हो गया फॉर्मूला, बेस थ्योरम डेरिवेट हो गई, मतलब यही है। हाँ, टुकड़ों में मैंने डेरिवेट कर दिया, यही है, ये है उसमें इन्फो। यहाँ पे तो भैया P E I होगा ना, मतलब कोई भी वैल्यू E जितने भी जो हमारे में बने हाइपोथेसिस बनी, हाइपोथेसिस जितने भी यहाँ पे से दो वेक्टर, दो हाइपोथेसिस बनी भाई, या तो बोल इस व्याख्या है इसकी, यही तो है, दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं, दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं, वो अलग इवेंट को शो करता है, वो अलग इवेंट को शो करता है, जैसे मैंने यहाँ सैंपल स्पेस में लिया था, तो ये आई से शो करता है। अगर आपने यहाँ 1 रखा तो यहाँ 1, यहाँ 2 रखा तो यहाँ 2, यहाँ 3 रखा तो यहाँ 3, यहाँ 4 रखा तो यहाँ 4, ऐसे अगर मान लो यहाँ J रखा तो यहाँ J और यहाँ J। समझ में आ गया, ये आपका फॉर्मूला आ गया बेस थ्योरम का। ये कॉमन उन दोनों में तो ये तो है ना कि दोनों कलर्ड बॉल्स है, भले उनकी जो नंबर ऑफ बॉल्स बैक तो कॉमन नहीं है ना, बॉल अलग है ना, बैक से कोई ताल्लुक गिवन था कि बॉल वाइट है, आ गई ना मेरी बात समझ में, तो ये निकाल लिया हमने बेस थ्योरम का फॉर्मूला। भाई बताओ सब बच्चे मुझे, बेस थ्योरम का फॉर्मूला डेरिवेट हो गया, समझ में आया या नहीं आया? जी यस सर। सर, याद हो गया बेस थ्योरम का फॉर्मूला, क्लियर? यस सर। वर्ड टर्मिनोलॉजीज दो ही तो बताइए अभी तक, इसे क्या बोलते हैं? लिख फोटो खींच ले पहले, फिर बताता हूँ। देखो ध्यान से समझते हो, जो हम निकालते हैं इसे तो बोलते हैं, क्या बताया था, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ये हमेशा लास्ट में भी निकालना में ये होता है, और बाकी सब चीजें में दी होती है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी में निकालना होता है। इसे क्या बोलते हैं? प्रायोगिक प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं इसे? प्रायोगिक प्रोबेबिलिटी। और इसे क्या बोलते हैं? लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ये एनसीईआरटी ने लिखी है, इसके बाद याद रखना, इसे बोलते हैं लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी। इसे भी क्या बोलेंगे फिर हम? लाइक्लीहुड। जितने भी आएंगे, ये क्या हुई? लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी। ये क्या हुई? समझ में आ गया? A upon E1 क्या हुई? लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी। A upon E2 क्या हुई? लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी। तो कुछ टर्म्स हैं, और अब मैं बताता हूं, अगर आप लोगों ने एक बार जितना भी मैंने बोला ये समझ लिया हो, तो सबसे पहले क्या किया? बेसिस भैया मल्टीप्लिकेटिव लॉ में भी कैसा कैसा लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेटिव लॉ से तो मल्टीप्लिकेटिव लॉ से तो प्रायोरिटी और लाइक्लीहुड का प्रोडक्ट है ना मल्टीप्लिकेटिव लॉ। तो सुनो मेरी बात, ये जितना भी मैंने आपको नाम कहानी सुनाई है समझ में आ गई तो ठीक है जी सर, लेकिन आज जानी चाहिए समझ में, क्योंकि रट्टा नहीं चलने वाला इसमें। दूसरी बात, अब जब आपको पढ़ते समझ में आ जाएगा, बेस थ्योरम लगनी है, तो पता क्या करना है, सीधी सी बात, सबसे पहले हाइपोथेसिस देखते समझ में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या था, या तो बैक गया या इधर, ठीक है ना? तो हाइपोथेसिस तो आप बड़े आराम से पहचान लोगे। सबसे पहले निकालनी है प्रायोगिक प्रोबेबिलिटी। क्या निकालनी है? निकालनी है, इनडायरेक्टली दी भी होगी कभी कभी क्वेश्चन में दी भी होगी, नहीं दी होगी तो निकाल लेंगे, डाटा से दे रखा होगा साफ साफ। फिर उसके बाद लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? लाइक्लीहुड। और ये वाली प्रोबेबिलिटी भी आपको दी भी हो सकती है, और या डाटा से दिया होगा कि आसानी से हम निकाल लेंगे। और जो क्वेश्चन में पूछा होगा पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन में पूछी होगी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी,
और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बेस थ्योरम। तो लिख देंगे हम अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम ये निकालना है, तो सीधा सीधा इस टर्म्स में लिखेंगे। इनके वैल्यूज हमारे पास पहले हम निकाल चुके होंगे। जैसे आप इधर देखो ना, जो हमने क्वेश्चन एग्जांपल बोला था, इसमें देखो आप एग्जांपल 17 में देखो या 16 में देख लो पहले 551 पे। सबसे पहले इसने P1 P2 निकाल ली, हाँ या ना? अरे मैं ये एग्जांपल 16 एग्जांपल 17 इसलिए ले रहा क्योंकि जो वेरिएबल मैंने लिए वही दोनों ले रखे हैं। बाकी एग्जांपल में वेरिएबल चेंज कर दिए तो वो आप कंफ्यूज मत हो जाइए उनसे। जब मैं कराऊंगा क्वेश्चन तो वो आदत पड़ जाएगी। तो सब क्या हुआ? बुक नहीं है क्या? तो यार लेट हो रहा है यार, तुम लिखते भी नहीं है बुक, मतलब ऐसे देख रहे हो, मुझसे कह दो कि सर बुक नहीं है। तेरी कहाँ है? सर मेरी इधर है, आप यहाँ तुम दोनों की कहाँ है? मेरी तेरी भैया मैं दूसरे के साथ लाया था, वो सवाल में लिया पेज नंबर बोलो जल्दी। 455। अब देखो इससे सबसे पहले क्या निकालना, पता क्या है? आप उलझोगे कहाँ? आप उलझोगे, आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाओगे। सुन लो ध्यान से, आप बच्चे कहाँ उलझते हैं बेस थ्योरम में? वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। तो मैंने आपको जितनी भी ये कहानी सुनाई वो इसलिए सुनाई जिससे कि आप क्वेश्चन को समझ लो। हाइपोथेसिस हुए या जितनी भी चीजें हुई, पार्टीशन जब होगा तभी टोटल प्रोबेबिलिटी लगती, मैंने आपको पहले बता दिया। क्योंकि जो टोटल प्रोबेबिलिटी का ये जो फॉर्मूला है ना, जो मैंने एग्जांपल से डेरिवेट किया ना, इसका डेरिवेशन तो भी आया ना आने वाला, लेकिन ये डेरिवेट तभी होता है जब ये उन कंडीशंस को फॉलो करता क्वेश्चन। किसको? पार्टीशन वाले को। पार्टीशन की तीनों कंडीशन जब फॉलो होगी ना तभी ये फॉर्मूला डेरिवेट हो सकता है। लेकिन मैंने तो किससे कहा? एग्जांपल से डेरिवेट करा, जो मैंने सोचा था पहले। अब इधर आओ आप, एग्जांपल 16 में 17 में दोनों में देखो, सबसे पहले क्या निकालना? प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले क्या निकाली? प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। उसके बाद क्या निकाली? लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन में साफ साफ इनडायरेक्टली दी हुई लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी, बस वो आपको पुट करना है। ठीक, अब उसके बाद क्या फाइंड करी हमने? पोस्टीरियर। जो क्वेश्चन में पूछा था वो पोस्टीरियर पूछता है। ऐसे एग्जांपल 17 में, इधर देखो ध्यान से। अब ये क्या था? एग्जांपल 17 शायद बॉल वाला ही है, बॉक्स वाला है। अच्छा एग्जांपल बॉल ये वाला था, 16 था। चलो सबसे पहले क्या निकाली? प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, सॉरी प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद क्या निकाली? और उसके बाद क्या निकाली लास्ट में? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एग्जांपल 20 इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया। इन्होंने E1 E2 E3 E4 की जगह T1 T2 T3 और T4 मान लिया, और एक ही जगह क्या ले लिया? E। बात वही है, गिवन जो अकर्ड इवेंट था उसको इसने किसने लेट कर लिया? E से। तो सबसे पहले देखो क्या निकाल रखा? प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। और क्वेश्चन में दे रखी साफ साफ, इतना इजी क्वेश्चन भी आ जाएगा कभी कभी। तो देखो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखी है, पुट करनी थी बस वैल्यू। बस आपको समझना था कि ये क्या है, ये प्रियोरी प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन में देखो ना साफ साफ दे रखी है एग्जांपल 20 में। अब फिर उसके बाद लाइक्लीहुड, वो भी दे रखी साफ साफ 1/4 1/3 1/12। अब फिर उसके बाद सीधा सीधा पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ये मैं तुम्हें सिर्फ वो दिखाता हूँ, टीजर ट्रेलर कुछ मान लो। क्वेश्चन जब हम कल करेंगे तब हमें आएगा मजा। जितना भी पढ़ाया बेस थ्योरम में अभी तक, जल्दी बताओ सब बच्चे क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। जी जी जी। कोई डाउट तो नहीं है? पोस्टीरियर नो नो नो। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लास करते हैं ऑफ। ये बताओ मुझे कल किसी का पेपर है क्या? नो, कल किसी का पेपर नहीं है? जल्दी बता दो भाई। नो। मैं एक बार ग्रुप में पूछ लूंगा, कुछ बच्चे absent है ना, वो है नहीं ऑनलाइन, तो एक बार ग्रुप में पूछ लेंगे। और है किसका है? तुझे कैसे पता? कब? कैसे कब? अच्छा अमित के पास। सुनो मेरी बात, बता दूंगा टाइम थोड़ी देर बाद में। टेस्ट कब है? संडे में, और 11 से 2 का टाइम है। 11 से 2 का। जितने चैप्टर तुम लोगों को करवाए गए, जितने तुम्हें आते हैं उसी को बहुत अच्छे से पक्का करके फिर देना टेस्ट। सुन लो एक बात, शीट मिलेगी कोई नहीं कोई, जैसा पेपर आता है ना, केस स्टडी वगैरह सब होगी उसमें, ठीक। और दूसरी बात ये लानी है आप लोगों को खरीद के, 2 रुपए की वाली कॉपी, एग्जामिनेशन कॉपी, ठीक है ना।
ये वाली खरीद के लानी है। अगर तुम लोगों को बाजार से ना मिली तो अपना वो जो तुम्हारा 50-60 वाला रजिस्टर होता है उसके पिन के पेज फाड़ के स्टेपलर लगा के फिर बना लियो अपने आप ही। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए ठीक है, आज क्लास कल करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ ले।